हेलो। बोरे बोरे देख के जलन होने लगता है ना रे। एकदम जलती है तुम लोग। थोड़ा स्मार्ट क्या दिख गए एकदम। लगता है आग लग जाता है कलेजा में। आ जाओ इधर शुरू करें। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। चलिए हम लोग आज वृत्तीय गति को खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, इट्स ऑफ वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। बोलो हाँ। ऐसी गति होगी तो ये रेखीय गति होगा, ऐसी गति होगी तो प्रक्षेप्य गति होगा। बोलो। और अगर ऐसी गति होगी तो दौलनी गति होगा, लेकिन अगर ऐसी गति होगी तो वृत्तीय गति होगा। ठीक है, तो वी वांट टू रीड सर्कुलर मोशन। हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ये वाली गति। वृत्तीय गति की अगर हम बात करें, इफ दिस वन इज अ वृत्तीय गति, अगर ये वृत्तीय गति है और ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। m द्रव्यमान का ये पिंड है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब ध्यान देना, तुम हंसती क्या है इतना रे? देखो, अगर ये भी वेग से गतिशील है तो ये वेग की दिशा देखो तो हर जगह बदल रही है कि वही रह रही है? वेग की दिशा हर जगह बदल रही है। वेग की दिशा हर जगह क्या हो रही है? बदल रही है। हर जगह वेग की दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। तुम तो ससुराल में भी जाती होगी तो इतने जोर से बोलती होगी रे। हाँ, जैसे अगर उसको बोलना है कि घिस को, तो इतना जोर से थोड़े बोलना है कि सबको सुनाई दे। उसको बोलना थोड़ा सा घिस को ना, यही ना तरीका है। चलो ना। हाय रे, मैं हंस रही है। देखो, फिर मेरा गुस्सा देख लेगी, मामला गड़बड़ा जाएगा। हमारा अपने 300/76 रहता है। अगर वेग की दिशा हर बिंदु पर बदल रही है या नहीं बदल रही है? अब हमको ये बताओ, चाल सदिश है कि अदिश है? चाल अदिश है, क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है। वेग सदिश है क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग। तो चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण है, लेकिन वेग में तो दिशा है ना। बताइए, दिशा अगर बदल जाएगा तो दिशा बदल जाएगा। मेरे में 2 हाथ 2 पैर हैं। मेरा हाथ अगर कट जाए तो मेरा अंग कटा कि नहीं कटा? तो अगर दिशा हाथ है और परिमाण पैर है, दिशा बदल रहा है, तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो एक त्वरण उत्पन्न होगा। बोलो। अब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा तो एक बल भी न लगेगा। देखो, अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग, दिशा बदलने के कारण वेग बदलेगा, वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होने के कारण बल लगेगा। तो इस त्वरण का नाम जो है, इस त्वरण को हम लोग नॉर्मली कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। वृत्तीय गति का देखो, पृथ्वी का त्वरण होगा तो गुरुत्वीय त्वरण,
वृत्तीय गति का त्वरण होगा तो अभिकेंद्र त्वरण, और इस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। कौन बल कहते हैं? ये बल जो है ये कौन बल है? अभिकेंद्र बल। और ये जो त्वरण है वो कौन त्वरण है? अभिकेंद्र त्वरण। कौन त्वरण? इसका जो फॉर्मूला होता है अभिकेंद्र त्वरण का, एसी से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। एसी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, जहां भी जो है ये वेग है और आर जो है वो क्या है? त्रिज्या है। तो यहां एम से गुना कर देंगे इसका, तब बताओ बल अभिकेंद्र बल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम, ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। देख लो फिर से, हमने कहा त्वरण अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। बोलो ना रे, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या होगा फॉर्मूला? एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखना, एम वी स्क्वायर बाय आर। यानी अगर हम अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एम वी स्क्वायर बाय आर। भी जहां वस्तु का वेग है और आर क्या है? त्रिज्या, और एम क्या है? द्रव्यमान। क्लियर है? अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर, राम झूला जो झूलते हो आप लोग, ये कौन पथ है? वृत्तीय पथ। अगर कोई पिंड, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण, अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति में चलता है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा अलग अलग बिंदु पर अलग अलग ना, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखो हर बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग है। आई जो अभिकेंद्र बल लगता है, वेग की दिशा तो ऐसी होती है, वेग की दिशा यही ना है, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। वह रेखा जो किसी वक्र को छू कर निकल जाए उसे स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अलग अलग बिंदु पर देखो दिशा अलग अलग है कि सेम है? हाँ, अलग अलग बिंदु पर दिशा क्या है दोस्त मेरे? अलग अलग। अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग है। तो दिशा में या वेग की दिशा किधर की ओर है? स्पर्श रेखा की ओर। वेग की दिशा किधर की ओर है? और अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। नाम है अभिकेंद्र, मतलब किसकी ओर? केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल का भी, अभिकेंद्र त्वरण का भी। लेकिन वेग की दिशा किधर की ओर है? स्पर्श रेखा की दिशा। किधर? स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? वह रेखा जो किसी वक्र को छूता हुआ चला जाए। कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, या केंद्र की ओर मुख किया हुआ बल भी कहते हैं। नहीं कह सकते इसको। फिर कहता है एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति। आप देखो, अगर एक समान वृत्तीय गति है तो हमको ही बताओ, ऊर्जा सदिश की अदिश, ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो इसको दिशा से कोई मतलब है? चाल भी क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा ना हो। जो लेट से एडमिशन लिए एक्सेस मिल गया है, आप 2 चैप्टर मात्र पढ़ लीजिए, 4 वीडियो। एगो यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर, एगो वेक्टर एंड स्केलर सेकंड चैप्टर। ठीक है, तभी सदिश सदिश में दिक्कत नहीं होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस में दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा दोनों अदिश राशि है। यह चाल दिशा पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता। तो दिशा के बदलने से भी ये बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? अब हम अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर नहीं करते हैं तो मरिए जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है? वो 3 गो हो जाए उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी अगर 1 से 2 हो जाए कि 1 का आधा हो जाए, हमको कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि हम उन पर निर्भर नहीं करते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा और चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। यह दिशा पर, दिशा के बदलने से इसको कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है वृत्तीय गति में, क्योंकि यह दिशा पर निर्भर नहीं करता। बाद बाकी सब क्या होता है? बदलता है।
एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता, अर्थात अचर रहता है, लेकिन अन्य राशियां जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि बदल जाते हैं। देखो तो वेग की दिशा किधर की ओर है? स्पर्श रेखा की दिशा में है। त्वरण और बल की दिशा किधर की ओर है? केंद्र की ओर। देखो ये वेग की दिशा किधर है? स्पर्श रेखा की दिशा में है। बल की दिशा केंद्र की ओर है। भर दही सोनवा के सेट चाहिए, पटना में दूंगो। एगो 1 BHK, एगो 2 BHK ना है। अब देखो एक बात है दोस्त, भोजपुरी में जो स्वैग है ना, वो धरती पर कहीं नहीं है। खाली लोग गंदगी ना फैलाए। हाँ कि ना? अच्छा ये गाना कितना सुंदर है, कहीं अश्लीलता है? एगो 1 BHK, एगो 2 BHK। ये कितना सुंदर गाना है। आई छोटा सब अटपट करने लगा। भोजपुरी ऐसा गाना है दोस्त मेरे, जैसे इंग्लिश म्यूजिक पे लोग पहले झूम जाता था, तुम भोजपुरी लगा दो, लोग अगर थिरकने न लगे तो फिर क्या कहना है। लेकिन उसको ये 2-4 को चोट्टा सब जो है ना। एम द्रव्यमान का कोई पिंड आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से अगर गतिशील है तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V² r। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²/r। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²/, चूंकि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान m हो गया, त्वरण हो गया V²/r। आई ओमेगा, इस पर भी हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। अब बता, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है? अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है? केंद्र की ओर। और लेकिन वेग की दिशा किधर होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी अगर टूट जाए, मान लो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये वृत्ताकार पथ है, यहां पर घूम रहे पत्थर की डोरी, अगर ये डोरी अगर टूट जाए तो क्या होगा? तो वेग की दिशा में चली जाएगी वस्तु, यानी स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाएगी। बोलो ना रे, अगर ये धागा टूट जाए तो वस्तु तो ऐसे ना गति कर जाएगी, स्पर्श रेखा की दिशा में गति कर जाएगा। कथा वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाए तो सरल रेखीय स्पर्शी की अनुदिश गति करेगा। ये सरल रेखीय लेकिन स्पर्शी, स्पर्श करते हुए अनुदिश गति कर जाएगा। जैसे ये यहां पर अगर ये डोरी यहां से टूट जाता है तो ये पिंड ऐसे चला जाएगा। तो सरल रेखा हुआ कि नहीं? स्पर्श किया कि नहीं? तो सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। अगला, एक बात बताएगा। हम देखो क्या पढ़े, हमने कहा कि अगर वृत्तीय गति है, अगर कौन गति है? अगर वृत्तीय गति है तो किसी भी पिंड का जो वेग होगा, किसी भी पिंड का जो वेग होगा वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, और किसी का जो त्वरण होगा वो केंद्र की ओर होगा। अब बल भी किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर। तो ये जो अभिकेंद्र त्वरण है इसका फॉर्मूला हो गया V²/r, और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हो गया mv²/r, क्योंकि द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। द्रव्यमान m हो गया, त्वरण V²/r हो गया। बोलो, अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होगी, और वेग की दिशा किधर की ओर होगी? स्पर्श रेखा। और चाल और गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, तो चाल और गतिज ऊर्जा जो है वो दिशा पर निर्भर। तो चाल और गतिज ऊर्जा पूरे वृत्तीय गति में कहीं बदलता नहीं है, लेकिन वेग की दिशा हर जगह अलग अलग होगा। यही तो पढ़े हम लोग। अब दोस्त मेरे एक और है कि अगर कोई पिंड है, कोई बॉल है, अगर m द्रव्यमान का, इस ये यहां से टूट जाता है, तो टूट जाएगा तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? स्पर्श रेखा की दिशा किधर की ओर होगी? ये जो थोड़ा दोस्त हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद तुम BPSC तक के लिए जो है जिंदगी में कभी थोड़ा साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई की तू रेगुलर है कि नहीं है, इससे ज्यादा थोड़ा साइंस कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि है ये नहीं, उपलब्ध नहीं है, तुम साफेन है। अब देखो
कहता है किसी वस्तु के वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सही बात है, एकदम आवश्यकता है। अगर हम ये पिंड लेके घुमा रहे हैं, मान लो ये पिंड है और इसको लेके हम घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं ना, हम इसको अगर अंदर की ओर खींच के रखेंगे तभी घूमेगा, और नहीं खींच के रखेंगे तो घूमेगा? फिर किधर की ओर गति कर जाएगा? स्पर्श रेखा के अनुदिश। देखो ऐसे छूट जाएगा तो ऐसे गति कर जाएगा। बोला ना रे, अगर ये पिंड हम ऐसे घुमा रहे हैं, बोलो ना रे, तो हमें अंदर की ओर इसको खींच के रखेंगे तभी घूमेगा कि नहीं बाहर की ओर छोड़ देंगे तब घूमेगा? ये जो अंदर की ओर लगने वाला बल है वही कौन बल है? कौन बल है? अभिकेंद्र बल। तो जहां जहां कोई भी पिंड वृत्तीय गति में है उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। जहां जहां कोई भी पिंड वृत्तीय गति में है उसे कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। तो ये अगर कोई पिंड है तो उसे अभिकेंद्र बल, जैसे मान लो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, यहां अभिकेंद्र बल चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां जो अभिकेंद्र बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र में तो गुरुत्वाकर्षण बल न लगता है। और अगर कोई नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो विद्युतीय बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विद्युतीय बल के बराबर होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, अब प्लस माइनस के बीच विद्युतीय बल ही ना लगेगा। और अगर कोई गाड़ी सड़क पर चक्कर लगा रही है, अगर कोई गाड़ी सड़क पर चक्कर लगा रही है, तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो घर्षण बल के बराबर होगा। कौन बल के बराबर होगा? घर्षण बल के बराबर होगा। अगर कोई धागे में पत्थर बांधकर अगर आप घुमा रहे हैं तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो धागे के तनन बल के बराबर होगा। क्योंकि सबको घूमने के लिए कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल। कौन बल चाहिए? पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। कोई कितनों कमजोर है पढ़ सकता है, तुम एकदम 0/सन्नाटा हो तुम पढ़ सकते हो। कंडीशन अप्लाई, बार बार पढ़ना होगा, एकदम आ जाएगा ये आपके पास। कहते हैं, अच्छा बताओ, धागा है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है ना होगा, तनन बल ना होगा। ग्रह है तो कौन बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो कौन बल होगा? विद्युतीय बल। गाड़ी है तो कौन बल होगा? यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, विद्युतीय बल होगा, तनन बल होगा। गाड़ी चल रहा है तो घर्षण बल ना होगा। ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल, धागा है तो तनन बल, धागा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो विद्युतीय बल, गाड़ी है तो घर्षण बल। क्लियर? अगर किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति में घूमने के लिए कौन बल की आवश्यकता है? अभिकेंद्र बल। देख लो, ये धागा में बांधकर या रस्सी में बांधकर घुमा रहा है तो ये तनन बल जो होगा वही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। गाड़ी घूम रहा है तो इसका जो घर्षण बल होगा वही कौन बल होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अगर किसी धागे में पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? तनन बल से। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है तो ये दोनों के बीच जो विद्युतीय आकर्षण बल लगेगा इसी के कारण ये चक्कर लगाता है। ये आदमी जो धागा में पत्थर बांधकर घुमाएगा तो ये जो तनन बल होगा वही अभिकेंद्र बल के बराबर हो। ग्रह होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रह होगा तो कौन बल? अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? ये अगर ग्रह सूर्य के चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। ये जो गाड़ी चल रहा है तो इसके आवश्यक अभिकेंद्र बल, अगर कोई गाड़ी गोलंबर पर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल किस पे? घर्षण बल के बराबर। क्लियर? एक बात बताओ, अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता कितना है? आई तनाव सहन क्षमता ही ना अभिकेंद्र बल है। अभी तुरंत पढ़े थे अभिकेंद्र बल तनन बल के बराबर होगा अगर कोई धागा में पत्थर बांधकर हम लोग घुमाते हैं तो। बोलो, तो कहता है और पत्थर का द्रव्यमान m का मान है 1 kg तथा धागे की लंबाई
4 मीटर। तो महत्तम कितने वेग से पत्थर को घुमाया जाए कि धागा ना टूटे? तो फॉर्मूला लगा देंगे, एफ सी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर। यहां एफ सी का मान कितना है? एम का मान 1, भी स्क्वायर, भी स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, आर दिया हुआ है कितना? अच्छा, निकल जाएगा 100 चौका 400, ये 4 इधर आएगा 400, तो भी बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। बोलो 20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा? 100 चौका 400, ये स्क्वायर इस साइड आएगा, रूट नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। बताओ, धागा अगर है तो अभिकेंद्र बल तनन बल के बराबर होगा? धागा अगर है तो अभिकेंद्र बल किसके बराबर? तनन बल के बराबर होगा। धागा अगर है तो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? ग्रह है तो, ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अब देखो, एक होता है जब एक समान चाल से चलता है तब, अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा है, अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग की सेम, पक्का, और अलग अलग बिंदु पर ये जो त्वरण की दिशा है वो केंद्र की ओर होगा कि केंद्र से बाहर की ओर होगा? ये एक समान चाल में। अगर असमान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलेगा तो एक को त्वरण है अभिकेंद्र त्वरण, जो किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर ना। और अगर असमान चाल से चलेगा तो दो त्वरण होगा, एगो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर होवे करेगा, एगो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है स्पर्श रेखा के दिशा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण। तो इसका जो परिणामी त्वरण निकलेगा, रिजल्टेंट त्वरण, वो क्या हो जाएगा बता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ये हो जाता है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। 2ab cos थीटा में थीटा तो 90 डिग्री हो, तो टर्म 0 हो जाएगा। तो ए वैसे ही पूछता नहीं है, AC स्क्वायर बदले तो भी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? भी स्क्वायर बाय आर ना, तो भी स्क्वायर बाय आर का क्या? होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो आपको कहेगा अगर असमान चाल से जाएगा तो कितने त्वरण? 2 त्वरण, एक केंद्र की ओर और एक स्पर्श रेखा की ओर। एक केंद्र की ओर और एक किधर की ओर? स्पर्श रेखा की। अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास 2 प्रकार का त्वरण होता है, एक अभिकेंद्र त्वरण जो किधर की ओर होता है? केंद्र की ओर होता है, तथा एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो किधर की ओर होता है? स्पर्श रेखा की ओर होता है, यानी AT, और ये क्या है? AC। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है? ये AC है, ये AT है। तो यहां से अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर को हम भी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस AT स्क्वायर। आर परिणामी त्वरण है, AC अभिकेंद्र त्वरण है, और AT क्या है? स्पर्श रेखीय त्वरण। बस अगर क्वेश्चन पूछेगा सबका वैल्यू दे देगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब आ जाओ, एक अपकेंद्र बल होता है, नाम सुने हो? अभिकेंद्र, बताओ न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता था? प्रत्येक क्रिया के बराबर था विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो अगर अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा तो बाहर की ओर भी तो एक बल लगेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल। अंदर की ओर जो बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसे कौन बल कहते हैं? अपकेंद्र बल। लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, mv स्क्वायर बटा आर। इसका भी फॉर्मूला सेम है, mv स्क्वायर बटा आर। खाली दिशा दोनों का एक दूसरे के क्या है?
क्रिया के बराबर तथा विपरीत में प्रतिक्रिया होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के बराबर तथा विपरीत। तो इधर अगर क्रिया होगा तो इधर प्रतिक्रिया हो जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। तो अंदर की ओर जो बल लगेगा वो कौन बल है? अभिकेंद्र बल। और बाहर की ओर जो बल लगेगा अपकेंद्र बल। दोनों का परिमाण लेकिन क्या होगा? सेम, mv²/r mv²/r। बोलो, ये काल्पनिक बल है, ऐसा कोई बल बाहर की ओर लगता नहीं है। बस न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता बचा लें कि क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस बल की कल्पना की गई। तो जितना बाहर की ओर, जैसे दूध से कभी मक्खन निकाले हो तो मक्खन बाहर की ओर जाता है कि अंदर की ओर? तो वो अपकेंद्र बल है, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल। अच्छा बताओ, वॉशिंग मशीन में कभी कपड़ा अगर साफ करते हैं तो वॉशिंग मशीन में जो बल लगता है वो किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्र बल का ही उदाहरण है। एगो पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका नाम है अपकेंद्र पंप। तो अपकेंद्र पंप है तो अपकेंद्र बल पर होगा। बोलो, अपकेंद्र बल बाहर की ओर कि अंदर की ओर? बाहर के अंदर। अब बाहर की ओर अगर अपकेंद्र बल लगेगा तो इसका दिशा और दिशा जो होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, सॉरी विपरीत होगा। अब परिमाण दोनों का क्या होगा? समान ना होगा। तो कहते हैं इसका 3 एग्जाम्पल है। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया था। अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होती है? बाहर की ओर के अंदर की ओर? दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, इस सब अपकेंद्र पंप का क्या है उदाहरण? ये देखो, वो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो ये बाहर की ओर बल लगा रहा है कि अंदर की ओर? दूध से जब हम लोग मक्खन निकालते हैं तो मक्खन किधर की ओर जाता है? बाहर की ओर। ये सब अब क्या, ये वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़ा साफ होता है, सब बाहर की ओर लगने वाला बल है। आई तो इस क्वेश्चन तो बना लोगे। देखो कुछ नहीं है, एक वस्तु असमान चाल से, जब ये असमान चाल से कहेगा तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v²/r का होल स्क्वायर प्लस at² हो जाएगा। एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। 10 मीटर पर सेकंड मतलब 10 का स्क्वायर। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 हो तो 2 का होल स्क्वायर प्लस वेग की दिशा में त्वरण। तो वेग की दिशा में त्वरण मतलब वेग इधर है, इधरे का त्वरण कह रहा था, स्पर्शरेखीय त्वरण न हो गया। कितना है? इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर नहीं आ जाएगा, बट ये पूछेगा नहीं। अगला अगला अगला, कोणीय संवेग। रेखीय संवेग हम लोग पढ़े थे। रेखीय संवेग की अगर हम बात करें तो रेखीय संवेग क्या होता है? ध्यान देना, एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है दोस्त मेरे कोणीय संवेग। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू भी। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है, इससे L से डिनोट करते हैं और ये होता है mvr। लेकिन ये अगर ये कोई पिंड है और ये भी वेग से गतिशील है, कौन वेग से गतिशील है? अगर ये धागे में बांधकर इस पिंड को, पत्थर को हम भी वेग से गतिशील है, इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है m भी और r। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताएगा, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताएगा। इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगा? L बराबर m का क्या हो जाएगा? kg, भी का मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। L बराबर हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका बीमा क्या हो जाएगा? ml² t पर पावर -1। आई बताओ, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या है, तो वेग तो सदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि है, तो ये भी कौन राशि होगा? कौन राशि होगा? सदिश राशि। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है, रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m भी r। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग, r क्या है? त्रिज्या। m का हो गया kg, वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, त्रिज्या का हो गया मीटर, ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ml² t पर पावर -1। ये कौन राशि है? कौन राशि है? देखो, कोणीय संवेग
कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। द्रव्यमान गुना वेग गुना क्या, त्रिज्या, यानी L बराबर होता है mv/r। आई वेग सदिश भी सदिश हो जाएगा। कहते हैं L का SI मात्रा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का kg, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या का मीटर ना, ये हो जाएगा ml² T⁻⁻⁻1। ये कौन राशि है, सदिश राशि है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है L बराबर फॉर्मूला अभी क्या बोले mv/r। ये मान लीजिए 400 है, ये 100 है, ये 1 है और ये 4 है, तो 400 हुआ। अगर द्रव्यमान को हम स्थिर रखते हैं, इसको 2100 रखते हैं, इसको 4 कर देंगे तो इसको 1 करना होगा तब नहीं 400 होगा। तो आप देखिए एक कोई अस्थिर रहेगा, यानी द्रव्यमान अगर अस्थिर है तो वेग का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटेगा। अब वेग का मान अगर घटेगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कोई एक, तीनों में से कोई एक कांस्टेंट रहेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल देखो क्या है। अगर ये कोई डिस्क है, इस पर एक मच्छर आकर बैठ गया, ये डिस्क घूम रहा है, इस पर मच्छर आकर बैठ गया, तो इसका द्रव्यमान बढ़ा कि घटा, इसकी त्रिज्या तो अपरिवर्तित रही। डिस्क जितना बड़ा है उतने बड़ा रहेगा, तो त्रिज्या कांस्टेंट रहा, द्रव्यमान बढ़ा तो वेग घट जाएगा। हम बोले एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और तीसरा कांस्टेंट रहेगा। यहां कांस्टेंट कौन है, त्रिज्या। द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। बैठ गया तो द्रव्यमान बढ़ेगा, उड़ गया तो द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो वेग बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर मान लो कोई लड़का धागे में पत्थर बांधकर घुमा रहा है, तो जो जो धागा उंगली पर लिपटते जाएगा त्रिज्या कम होते जाएगा कि बढ़ते जाएगा, तो त्रिज्या कम होगा तो वेग बढ़ेगा। अब पत्थर का द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा। एक लड़की बाहें फैलाकर ऐसे घूम रही है किसी घूमने वाले टेबल पर, और जैसे जैसे वो अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है तो त्रिज्या कम की ज्यादा, द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, 60 किलो की है तो 60 किलो की रहेगी, तो त्रिज्या कम तो वेग ज्यादा। उल्टा होने पर उल्टा होगा। अगर लड़की धीरे धीरे अपनी बाहों को फैला लेती है, त्रिज्या ज्यादा होगा तो वेग कम हो जाएगा। सूर्य जो घूमता है दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो यहां पर त्रिज्या कम और यहां पर त्रिज्या, जहां त्रिज्या कम होगा वहां वेग ज्यादा, और जहां त्रिज्या ज्यादा होगा वहां वेग कम। द्रव्यमान तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। बोलो, कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, वृत्तीय गति में तो बल लगेगा कि बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, अर्थात mv/r बराबर क्या होगा, नियतांक। अगर किसी पत्थर को धागे में बांधकर घुमाया जाता है, जो जो धागा उंगली पर लिपटेगा, तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ेगा। और अगर धागा धीरे धीरे खुल जाता है तो त्रिज्या ज्यादा होने के कारण वेग कम हो जाए। कहते हैं और उल्टा होने पर उल्टा होगा। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है, ये बाहों को फैलाकर घूम रही है, धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है, तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होगा। और उल्टा होने पर अगर ये सिकोड़े हुए ऐसे फैला देगी, त्रिज्या ज्यादा हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। एक कोई राशि होगा जो घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे ज्यादा यही घूमते हुए टेबल वाला पूछता है। अगर किसी घूमते हुए सीडी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहेगी, त्रिज्या तो उतने नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा होने पर अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बता, यहां त्रिज्या कम तो यहां वेग ज्यादा, और यहां त्रिज्या ज्यादा तो वेग कम। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्त है कि वृत्त है, ऐसा होगा तो वृत्त है और ऐसा होगा तो दीर्घवृत्त है।
अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य के नजदीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक है, दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम होता है। देखो एकदम सिंपल है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग की सेम। अब वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे और बल को अभिकेंद्र बल कहेंगे। तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो हाँ, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर। कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। तो धागा होगा तो अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? तनन बल से। धागा होगा तो कहां से मिलेगा? तनन बल से। ग्रह होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल से। ग्रह होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल से। धागा होगा तो तनन बल से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा विद्युत आकर्षण बल। गाड़ी होगा तो घर्षण बल। गाड़ी होगा तो घर्षण बल से। गाड़ी होगा तो कौन बल से? घर्षण बल के कारण घूमेगा। कौन बल के कारण घूमेगा? अभिकेंद्र बल जो उसको मिलेगा वो घर्षण बल के कारण मिलेगा। कौन बल के कारण? अब देखो, आप केंद्र बल किधर की ओर? केंद्र से बाहर की केंद्र से अंदर? अब केंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला काल्पनिक बल है। न्यूटन के कैवें नियम की सत्यता को बचाना है? तीसरे नियम। पक्का? दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, यही ना अब केंद्र बल है। बोले मैं नहीं करेगा। एक वक्र पथ की ढाल है रे, इसमें नहीं है क्या? छूट गया। वही तो हमको लग रहा था कि वक्र पथ की ढाल भी एक टॉपिक है। कोई बात नहीं, वक्र पथ की ढाल पर चलते हैं। एक टॉपिक आपका छूट रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वक्र पथ की ढाल। कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। एक बात बताइए, कभी गोलंबर पर घूमे हैं? तो गोलंबर पे देखिएगा आप, वक्र पथ जो ऐसे घुमा के, इसको कहते हैं वक्र पथ, जो गोल गोल घूमता है। वक्र मतलब गोल, यहां सेंस ले रहा है। तो वक्र पथ की ढाल अंदर की ओर होती है कि बाहर की ओर? देखिएगा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे से ये गोलंबर है, ऐसे हमको घूमना है तो देखिएगा ऐसे होता है। बोलिए ना। इसलिए कि जब हम बोले कोई भी पिंड वृत्तीय गति में घूमेगा तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। तो वो ऐसे अगर रहेगा तब ना, ऐसे झुकेगा तो अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा। बोलिए। तो वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। मौत का कुआं देख लीजिए, वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। और अभिकेंद्र बल किधर की ओर लगता है? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? किधर की ओर? हाँ, अंदर की ओर ना। बोलिए। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है तो ढाल किधर की ओर होता है? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? अंदर की ओर ना। बोलिए। तो वक्र पथ की ढाल, वक्र पथ पर अगर ये ढालनुमा बनाया जा रहा है तो ढाल अंदर की ओर होता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। कौन बल प्राप्त करने के लिए? अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है v बराबर √r(g tan थीटा। यहां v वक्र पथ पर अधिकतम, देखते हैं पुल वगैरह पर लिखा रहता है अधिकतम सुरक्षित चाल 40 किलोमीटर पर आवर। ये अधिकतम सुरक्षित चाल ये v है। r वक्र पथ की त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है और tan थीटा ढाल है। tan थीटा क्या है? तो बताओ, वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है? कहीं है हम? इसलिए स्कूटी के लिए भी वही गोलंबर होता है और ट्रक के लिए भी वही गोलंबर होता है, क्योंकि वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा बताओ, वक्र पथ पर अगर अधिकतम सुरक्षित चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, कितना किलोमीटर पर आवर? और अगर उससे अधिक चाल से आप चलाओगे तो आपको पता है वक्र पथ पर अभिकेंद्र बल जो होता है वो घर्षण बल के बराबर होता है। कौन बल के बराबर? अगर वक्र पथ पर जो अधिकतम सुरक्षित चाल है उससे ज्यादा चाल से चलाओगे तो चाल बढ़ेगा तो घर्षण घटेगा। चाल अधिक मतलब घर्षण कम, तो घर्षण कम होगा तो अभिकेंद्र बल कम होगा। तो अभिकेंद्र बल जो अंदर की ओर लग रहा था वो बल कम होगा। तो वो बल कम होगा तब आप जो फेंकाइएगा बाहर की ओर कि अंदर की ओर? बाहर की ओर फेंकाइएगा। तो अगर मान लो 4 चक्का है
अगर मान लो कितना चक्का है, 4 चक्का है, तो ऐसे आप ऐसे घूम रहे हैं, आप चाल आप देखिएगा जब भी गोलंबर पर कोई घूमता है धीरे धीरे की तेजी से, धीरे धीरे, ताकि घर्षण बल ज्यादा हो, अभिकेंद्र बल भी ज्यादा मिले। आप कहेगा अधिकतम सुरक्षित चाल जितना है उससे ज्यादा तेजी से घूमेंगे, तो ज्यादा तेजी से घूमिएगा तो अंदर की ओर लगने वाला बल जो होगा वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो गाड़ी बाहर ऐसे पलटेगा, ये अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर किधर की ओर पलट जाएगी, बाहर की। हम ये कह सकते हैं कि वक्र पथ पर अगर कोई पिंड अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चलेगा तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा, और अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा तो गाड़ी किधर की ओर पलटेगा, बाहर की ओर। तो कौन चक्का पहले उठेगा, अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। बोलो, हाँ बोलिए। दो चक्का में अंदर बाहर होगा, खाली कहेंगे तब बाहर की ओर पलटेगा। अभी हम बोलने ही वाले थे तब तक तो मुंह खोल दिया। दो चक्किया जो होगा उसमें सिर्फ कहेंगे बाहर की ओर पलटेगा, इधर की ओर पलटेगा। अगर चरचकिया होगा तब ना कहेंगे अंदर वाला पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाए। बोलिए, फिर से देख लो। वक्र पथ पर अगर कोई पिंड घूम रहा है तो वक्र पथ को ढालनुमा इसलिए बनाया जाता है ताकि अभिकेंद्र बल मिल सके। बोलो, अगर वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है ताकि अभिकेंद्र बल मिल सके तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल भी अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है, जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसीलिए देखना मौत का कुआं में मोटरसाइकिलों वह रास्ते पर चल देता है जिस रास्ते पर कार चलता है, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और हमने कहा वक्र पथ पर अधिकतम अभिकेंद्र बल जो है वो घर्षण बल पर निर्भर करता है। तो अगर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल, ज्यादा स्पीड में चलेगा, घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा, अभिकेंद्र बल कम होगा, अभिकेंद्र बल कम होगा तो गाड़ी बाहर की ओर पलटेगा। तो बाहर की ओर पलटेगा तो कौन सा पहिया पहले उठेगा, अंदर वाला, और किधर की ओर पलटेगा, बाहर की ओर। क्लियर है? तो बता, वेग की दिशा किधर की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा में। आप बल और त्वरण की दिशा, अगर कोई पिंड घूम रहा है वृत्तीय पथ पर तो वो जो चक्कर लगा रहा है मान लो वृत्तीय पथ पर, तो धागा अगर टूट जाएगा तो किधर की ओर जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, किधर की ओर। और अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगने वाला बल है जिसका परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत। न्यूट्रल, ये काल्पनिक बल है अपकेंद्र बल की वास्तविक बल है, बाहर की ओर की अंदर की ओर। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना, यही ना है। अब बताओ, अगर कोई डिस्क घूम रहा है उस पर मच्छर आकर बैठ जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा ना। अगर कोई लड़की बाहें फैलाकर घूम रही है और धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है तो त्रिज्या कम, त्रिज्या कम तो वेग ज्यादा। बोलो, त्रिज्या कम तो वेग ज्यादा। क्लियर? रेखीय संवेग संरक्षण का, रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा। और रेखीय गति में लाने के लिए बल, कोणीय गति में लाने के लिए बलाघूर्ण ना। अरे कल पढ़ाए थे यार, बलाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को कौन गति में लाता है, घूर्णन गति में। अब बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है। बोलो, बताओ, वक्र पथ पर जब कोई पिंड चल रहा होता है तो अलग अलग बिंदु पर उसकी दिशा अलग अलग होती है कि सेम होती है, अलग अलग बिंदु पर उसकी दिशा अलग अलग होती है। क्लियर? अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की ओर, अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर। सही है? अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो बताओ, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो इसे अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। गाड़ी घूम रहा है तो घर्षण बल से, धागा है तो तनन बल से, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो विद्युत आकर्षण बल से। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर। बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्लियर? वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। क्लियर? दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। और यहां से आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन का बारकोड है ना, बनाना शुरू कीजिए। ये लड़की को देखो, आरबीडी का ये 5 साल पहले जो मेरा एडिशन आया था वही रख ले। कोई भैया दिए हैं कार्य, भैया दिए हैं ना, एकदम कोई भैया दिया हूं।
चला, बुक अपडेट करने का मीनिंग होता है, मीनिंगलेसली हम बुक अपडेट नहीं करते हैं। और ये बात तुम समझ लो कि अपडेटेड कंटेंट अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। अब तुम जिस क्लास में हो अभी, जो पैटर्न पहले था वो पैटर्न अभी नहीं है। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुक जो हम नया एडिशन लाते हैं तो उसमें कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट डालते हैं ताकि बच्चों को अपडेटेड कंटेंट मिल सके। अभी पटना में रहती होगी, कम से कम कितना खर्चा होता है? रूम 2000 से कम का नहीं होगा। जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, तो ऐसे बेरोजगारी थोड़ी है हमारा। कितना खर्चा होता है? 5000। आई थी क्या करने के लिए? खरीद लेगी। अच्छा, कल ही से आ रही है। जो भी बच्चा है सब नया, अभी तक जो नहीं खरीदा है अभी मत खरीदना, क्योंकि वो बुक तुम लोग को क्वेश्चन वाला मिला कि नहीं? कितने लोगों को मिल गया? लेट गया होगा तो नहीं मिला होगा, बुक खत्म हो गया है। फिर हमको लगता है कल से, कल मिल जाए तो मिल जाए, कल से मिल जाएगा। हाँ, डैमेज सब रद्दियों उठा लिया लो। अभी चला, हमको लगता है 40,000 किताब हम छापे हैं 8 दिन में, एको गुने है। फिर अभी बोले हैं छापने, तो हमको लगता है कल से मिलेगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, उसमें बहुत लोग लिए होंगे, तो बना रहे हैं कि नहीं? बना के देखिए बनता है कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, ठीक है? और अभी किनका क्लास है? मैथ वाले गुरुजी का। मैथ वाले गुरुजी मटेरियल दिए कि नहीं? कहाँ है उनका मटेरियल, देखें। बड़ा मेहनत करते हैं वो भी बेचारे। वेरी गुड। बाइलिंगुअल भी है। रीजनिंग वाला मास्टर ठीक पढ़ा रहा है? हाँ, वो तो दूसरी किताब है। हाँ बोलिए। ज्योग्राफी तो आज एवे किए हैं रात में, अभी जा रहे हैं, बात कर लेते हैं, कल कल से लगा देंगे। कल से आना है 6:30 बजे। हाँ, एक बार लास्ट कॉल कर लेते हैं। मास्टर नहीं चला, मास्टर को आदेश नहीं दे सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मास्टर ऐसा प्रजाति है कि इससे रिक्वेस्ट करके आप कोई भी काम करवा सकते हैं, आदेश देके गड़बड़ा जाएगा, मन से नहीं करेगा। ऑनलाइन वालों, आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ये नहीं कि कहिएगा कि बकवास कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए। हेलो, नमस्कार गुरुजी। वो आपका बच्चा सब बड़ा इंतजार कर रहा है, कब होगा कमांडो सर, कब आएंगे? वही ग्रुप डी वाला बैच जो है, कब से ले रहे हैं? 6:30 बजे से। गुरुजी 6:30 मतलब 6:30, हमरो 3-3 को पेपर पढ़ाना है, गड़बड़ाइएगा नहीं। 6:30 मतलब, हाँ, 45 मिनट रगड़ के पढ़ाइए इसको। हम 7:15 में घुस जाएंगे, वो सब झोल झाल वाला बात नहीं बतियाइएगा। वो हम नहीं जानते आपका क्या है। वो ये नहीं कहिएगा कि आज उठने में ही हो गया, सुतने में ही हो गया। अरे आप लोग बीवी वाले लोग हैं, हमको डाउट रहता है। पक्का ना? ओके। वाह, एक बार कुणाल सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखिए बच्चा सब कितना उत्साहित है। ठीक। मोहब्बत से कोई भी काम हो सकता है। अभी एक आदमी मेरा 2.5 लाख रुपया ले लिया था, देवे नहीं करता था, नहीं देता था, तो हम भी उससे मांगते नहीं थे, कभी नहीं मांगते थे। क्या करते थे ना, कभी कभार उनको हाय हेलो कर लेते थे, और कभी कभार फंक्शन रहता तो इनवाइट करके खाना भी खिला देते थे। उसको इतना लाज लगा कि बेचारा 1.5 साल के बाद उस दिन मेरा पैसा पहुंचा दिया। ये हमेशा ध्यान रखना, मोहब्बत से कुछ भी हो सकता है, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। अगर आपका भाई आपको कहता कि नहीं मेरा हिस्सा यहां से है, उसको बोले कोई बात नहीं, तुम ले लो यहीं से, अगर तुमको उचित लगता है तो ले लो, कोई बात नहीं, हम यहां से ले लेंगे। वो अपने कहेगा नहीं भैया तनी यहां से कर देते हैं, करके देखना तुम। अब तू अगर कहो ना, फिर से ना पिए होगा, 15 बेर ना पिए होगा, समझा?
ये बात नहीं, वो कहे यहां से होगा तो ओके यहीं से होगा, हम यहीं से कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, खत्म। अब बीवी को आके बताओ कि 1 इंची छोड़ेंगे ओकरा, 1 इंची वगैरह छोड़ेंगे तो लगता है इन्हें ने एकदम नहीं छोड़ना है। अब वहां वो कहे यहां से तो तुम यहां हट जाओ, भाई है ना अरे। लेकिन लोग आजकल कर क्या रहा है, वहां भाई से लड़ेगा, यहां बीवी को आके वही बात बताएगा, यहां भी युद्ध जारी है। अब कॉम्प्रोमाइज भी तुम नहीं कर सकता इस युद्ध में, कॉम्प्रोमाइज मतलब तुम्हारी हार नहीं, बीवी की हार। इसलिए ओकरा की कहना है, ओकरा कहना 3 इंची दाब के लेंगे, वर्ण है हम, ये जनहित में जारी है। कितने लोगों का घर हम बचा रहे हैं ये बात बोल के। आज की कार्रवाई दोस्त मेरे यहीं तक है। कल से ग्रुप डी वाले 6:30 बजे, जिसका बुक नहीं आया है पहुंच जाएगा, बर्दाश्त करो, बुक आउट ऑफ स्टॉक है। 6:30 बजे में नहीं, 6:15 बजे तक आप लोग चलाइएगा। आप खूब धूप उग जाता है 6:15 बजे, मतलब पूरा फ्रेश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली एगो चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल को ठीक से लेके आए। वैसे 6:15 बजे तो पूरा धूप हो जाता है, लेकिन एक आध गो लुच्चा लंपट सब रहता है मोबाइल छीनने वाला, गड़बड़ा न दे, ठीक ना। टेंशन नहीं ले, मोबाइल छीन लेगा तो हम नया खरीद के देंगे। अगर वो कोई मांग ले कि मोबाइल दे दो, तो है अगर कोई के मोबाइल दे दो तो दे देना है, अगर चाकू छुरा रहे दे देना है। चल ना, हम तो नया फिर यहाँ खरीद देंगे। कितना सिंपल है। कमजोर नहीं रहता है, वो चकुआन रहता है, मामला गड़बड़ा देता है। अच्छा कोई बात नहीं, वो लोग हमसा से कोई छीन ले तो हम बड़ा खुश होते हैं, मेरा तुम कुछ चुरा लो, आई एम वेरी हैप्पी। अब बोलो काहे, साला किसी के तो काम आएगा, मेरे तो किसी काम का ही नहीं है। जैसे चला, अगर हमसे कोई मोबाइल मेरा छीनने आ रहा है, मतलब उसको दिक्कत है, तो मेरा लेके जाएगा। हमको साफे दिक्कत नहीं, हम तो तेसर थर्ड से ले लेंगे। काम कितना पुण्य का हो रहा है इससे देखो। हम तो उसकी मदद ही कर रहे हैं, हमको साफे दिक्कत नहीं है, हम फिर दोसर ले लेंगे, 1 मिनट नहीं सोचेंगे, खट से बोलेंगे बाबू दोसर ले आओ। इतना फुर्सतों नहीं है कि हमारा छीन लिया हम सोचे। हम तो भगवान से मनाते रहते हैं कि कहीं मेरा पैसा हरा जाए। मेरा पैसा हराता है ना, उस दिन बहुत खुश होते हैं, यार आज तो किसी के काम आ गया कम से कम। तुमको ये लगेगा मजाक, लेकिन अगर इधर होगा तब ना इधर आ रहा है रे, इधर नहीं होता तो इधर कैसे आता। आज तक तो रही बात कोई ने बोला होगा जीवन में, मेरा कुछ भी हरा जाता है, हम आई एम वेरी हैप्पी। मेरे कारण किसी को लॉस हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत कष्टकारी है। एगो हिसाब लिख रहा था एगो बच्चा, 20 लाख रुपया का पब्लिकेशन का हिसाब इधर से उधर था, हमको पता नहीं चल रहा था, अपना बच्चा था उससे भी मिस हो गया, हम काट दिए, इसे लिख दिए पेड। हमको सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन क्या है तो यही समझो, खुशी हर आदमी की अलग अलग होती है। जैसे हमको खुशी मिलती है तुम्हारा चेहरा देख के, इसको कुछ हो जाएगा, कोई भीड़ मेरा कम हो जाएगा, मेरे बच्चे कम हो जाएंगे, हम जो सर्विस के लिए बुलाए वो तुमको दे नहीं पाएंगे, ये हमको बड़ा कष्ट देता है। भोरे भोर उठ के कोई आने के लिए तैयार नहीं था मास्टरवा, मैथ वाला को बोले तू बेचारा अपने 11, 11:30, 11:45 बजे जाता है घर, तब कंटेंट पे काम करता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कंटेंट पे अगर रेगुलर काम नहीं करेगा तो क्वेश्चन ही नहीं लड़ेगा। रीजनिंग वाले गुरुजी का डेरा बहुत दूर है, तो हम ही बीड़ा उठाए कि हम ही भोरे भोर आ जाएंगे, जबकि 7 बजे तोरे इकलौता बैच है पिछले 5 साल में कि हम ही बैच 7 बजे गए हैं। एकदम हिम्मत करना है, हो जाएगा। तू कमजोर नहीं है, बस तू करना नहीं चाह रहा है, तू आज से करो, 15 दिन के अंदर सब सीख जाओ। मात्र 15 दिन चाहिए दोस्त मेरे सीखने के लिए। 15 दिन के बाद जो तुम्हारा बैच में तेज होगा ना, ओकरा तेज तू हो जाएगा। खाली 15 दिन तुम अपना रूम लगाओ, कट 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 रिवीजन, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कोर्सो दे दिए आपको, जैसे गाना सुनते हो वैसे कोर्स लगाओ, फट 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 रिवीजन करो। और तुम इतना जान लो दोस्त मेरे, एसके सामान्य विज्ञान से विज्ञान बाहर नहीं जाएगा, मैथ वाले सर से मैथ बाहर नहीं जाएगा, रीजनिंग वाले सर से रीजनिंग। जी हाँ, तुम मेरे टीचर से पढ़ रहा होगा तो तेरी हिम्मत नहीं है मेरे टीचर की कंप्लेन करने की, तेरे में इतना औकात नहीं है कि तुम मेरे टीचर का कंप्लेन कर दो।
उस लेवल का टीचर दिए हैं तुमको, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस, ठीक ना। और साइंस तो दोस्त हम अपने खड़े हैं, एकदम टेंशन नहीं ला, थोड़ा तीनों पेपर हम ही पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी। आई पहला बैच होगा मेरे कैरियर का जिसमें हम बायोलॉजी अच्छे हैं कि पढ़ा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, चला जी, हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए हो जाएगा। पटना से कोई खाली हाथ लौट के नहीं गया, इतिहास है इसका, तब ना लोग इतना आता है। ऑनलाइन वालों अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपको भी कभी दिक्कत नहीं होगा, खाली मन लगा के आप पढ़िए। अब पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ले को पढ़ना है, रिवीजन करना है। अच्छा, आज वाला क्लास अगर आप रिवीजन करने बैठिएगा तो 5 से 7 मिनट नहीं लगेगा। क्वेश्चन वही पूछता है, बताओ दूध से मक्खन निकलना कौन बल। आप किताबा लिए होंगे तो देखिएगा, वृत्तीय गति का क्वेश्चन पूछा है तो बनता है कि नहीं बनता। वृत्तीय गति से वैसे इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, पिछले बार पूछा था। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप डी शराब वाला वीडियो अभी डालेंगे, कह रहा है शराब जो दिए थे वो वाला वीडियो अभी तक नहीं डाले हैं, अभी डालेंगे। ग्रुप डी वाला ना अभी तुरंत डालेंगे, अभी जाएंगे तो वही वीडियो डालेंगे शॉर्ट। हाँ ठीक।